अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 की एक्सरसाइज सीखेंगे। उसके एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं सही जवाब पर टिक करें। दर्ज दाल में से रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले हाइड्रोजन क्लोरीन में मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। कहते हैं हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, इनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हमारे पास H2 है ना, मतलब दो हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड के जरिए अटैच हुए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन Cl2 है, तो मतलब दो क्लोरीन जो है वो कह लें बॉन्ड के जरिए अटैच हुए। कहते हैं ये जो बॉन्ड हमारे पास इन दो के दरमियान में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान या क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान, वो कहाँ से एनर्जी आ रही है इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे बच्चे ये ना इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। एनर्जी वो बता रहा है कि बाहर से आप सूरज की रोशनी से दे रहे हैं। तो इसका क्लियर कट आंसर यही है कि सूरज की रोशनी से आ रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बता रही है। क्वेश्चन में हमारे पास जो है केमिकल क्वेश्चन में एरो के ऊपर, जो एरो के ऊपर है ना, वो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कहते हैं दर्ज साल में दर्ज रिएक्शंस में से किस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हमने बेसिकली पढ़ा था कि हमारे पास वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। कहते हैं वो आपने बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा कम होगी। अब H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मतलब दो हाइड्रोजन के बाद सिंगल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो मतलब यहाँ पे तीन बॉन्ड्स आपको ब्रेक करने पड़ रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास ये देखें कार्बन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। इसको ब्रेक करना भी मुश्किल होता है डबल बॉन्ड को। लेकिन NaCl के दरमियान जो होता है ना बच्चे, सिंगल बॉन्ड होता है Na और Cl के दरमियान। इसी तरह से AgNO3 के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होता है। हमारे पास तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें कंपैरेटिवली कम चाहिए होती है कि NaCl के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होगा और AgNO3 के दरमियान। इसी तरह से HH के दरमियान, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, आयोडीन आयोडीन के दरमियान। एक तो हमें बॉन्ड्स को देख के पता चलता है एक्टिवेशन एनर्जी कम कहाँ पे होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होंगे या सिंगल बॉन्ड्स होंगे, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है। इसके अलावा बच्चे जो चीज़ें मतलब सेम स्टेट में होती हैं उनको डिजोल्व करना आसान। अब ये देखिए मुझे, ये दोनों एक्वस सोल्यूशन में है, मतलब दोनों को पानी में हल किया जा सकता है, तो दोनों आराम से बड़ी जल्दी रिएक्शन कर जाएंगे। अब ये देखिए, ये सॉलिड है, ये गैस है, इसको तो इजीली हल नहीं किया जा सकता, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इनके स्टेट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो कहते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। लाइक डिजोल्व, लाइक होता है मतलब जो सेम चीज़ें होती है वो इजीली एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, तो ये इजीली एक दूसरे के साथ हल होकर एक दूसरे के साथ रिएक्शन दे देंगे। ये सॉलिड है, ये गैस है, तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। ये गैस है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बाद सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिजोल्व लाइक डिजोल्व भी इजीली हो जाएगा, मतलब एक्वस एक्वस है, दोनों लिक्विड फॉर्म में हमारे पास इजीली एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास जी वाला होगा। ठीक है, सबसे कम एनर्जी इसमें चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में बनता है। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब है जिसने हीट एनर्जी ज्यादा अब्जॉर्ब की होती है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता। इसमें अगर देखें तो HCl, HF, H ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें सबसे जो वीक हमारे पास कह लें कि प्रोडक्ट होता है, या हम कह लें इस सब में जो वीक है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये सारे बॉन्ड हाइड्रोजन ब्रोमाइड के दरमियान, फ्लोरीन के दरमियान, हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सबसे वीक होता है, तो जब ये वाला बॉन्ड बनता है ना, तो ये बहुत कम एनर्जी खारिज करता है। इसने जज़ब तो बहुत ज़्यादा की होती है रिएक्टेंट्स के जरिए, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनता है ये बहुत कमज़ोर, हमारे पास इन दोनों के दरमियान, हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड होता है। इतना कमज़ोर होता है कि जब ये बनता है तो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी खारिज होती है उसके कंपैरिजन में जो इसने अब्जॉर्ब की होती है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इसने जज़ब ज़्यादा की होती है, खारिज बहुत कम कर रहा होता है, इसलिए हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक है। ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना बच्चे, ये वाले जो मेरे पास है एलिमेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके दरमियान, हाइड्रोजन ब्रोमीन के दरमियान, हाइड्रोजन फ्लोरीन के दरमियान, हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान। तो जब ये बॉन्ड बनते हैं तो इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा खारिज होती है। तो ये सारे एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो वीक होता है, तो एनर्जी कम खारिज होती है। इसको वैसे अगर आपने बॉन्ड्स का पता करना हो ना कि कौन सा मजबूत होता है कौन सा वीक होता है, इसको ना पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं।
जैसे हम लोग ये 7वें ग्रुप की बात करें, पीरियोडिक टेबल होता है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा रख दिया जाता है, ठीक है। ये 7वें स्टार में, लेकिन मैंने कहा था 1 को इग्नोर करके आप 7वां पढ़ते हैं। ये जो 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं ना, इनका साइज बढ़ता जाता है, लेकिन बॉन्ड वीक होता जाता है। क्लोरीन का किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रोमीन का स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन सबसे जो वीक होगा वो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वो सबसे वीक किसका होगा? आयोडीन का। आपके पास ऑप्शन में ये 4 है ना, तो जैसे जैसे बॉटम की तरफ आते जाते हैं प्रोडिक टेबल में, याद रखिएगा साइज बढ़ता जाता है, बॉन्ड उसका क्या होता जाता है? वीक होता जाता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो दाल होगा, ठीक है, HI। आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स क्या है, हमने ये टॉपिक पढ़ा था, उसके प्रोडक्ट्स अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो, कि जब हमारे पास कह लें कि ये रिएक्शन होता है, ग्लूकोज पायरेट में कन्वर्ट होता है, पायरेट जो है एथानॉल आपको देता है, साथ में एनर्जी आती है। एनर्जी जो होती है ना बच्चे, वो ATP की फॉर्म में आती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि ATP की फॉर्म में ये जो एनर्जी आपको ऑब्टेन्ड होगी, ठीक है, 2 ATP। ATP बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, तो आपको एनर्जी मिलती है, एथानॉल मिलता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस सारे में ऑप्शन में देखते हैं एथानॉल किस में है। एक इस वाले में है, जीम में है, और एक दाल में, मतलब जीम और दाल में से कुछ करेक्ट हो सकता है। ATP किस में है? वो इसमें है, जीम में। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो ये वाला है, ठीक है, जीम वाला। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में होनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं लिखी। लेकिन अगर इन सब के कंपैरिजन में देखा जाए तो जीम वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे कहते हैं 10 साल में दी गई रिएक्शन प्रोफाइल्स में से कौन सी प्रोफाइल एक रिवर्सिबल रिएक्शन की नुमाइंदगी करती है? रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी वो ऑब्टेन करेगा। जहाँ पे हमारे पास कह लें रिएक्टेंट्स की एनर्जी होगी वही प्रोडक्ट्स की होगी। अगर ये वाली आप रिएक्शन देखें, बे वाला सॉरी, तो आपके पास क्या है? ये रिएक्टेंट्स है, इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी है, इस पॉइंट पे गए, यहाँ पे अब जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो बच्चे वो आपके पास इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। अब ये देखिए प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे हैं, उसी एनर्जी लाइन के ऊपर है, और रिएक्टेंट्स भी उसी लाइन के ऊपर है। इसका मतलब है यहाँ पे उसके पास 2 रास्ते थे, वो प्रोडक्ट भी दे सकता था और वो रिएक्टेंट भी दे सकता था, ठीक है, क्योंकि दोनों की एनर्जी में किसी किस्म का फर्क नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो सकता था? रिवर्सिबल रिएक्शन है, कि वो आपको प्रोडक्ट्स भी दे सकता है, वो रिएक्टेंट्स भी दे सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी गैप जो है वो सेम है। यहाँ पे ये देखें प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है, ये भी हमारे पास एक एंडोथर्मिक है, ये भी एक एंडोथर्मिक है। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं तो वो कम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक है। ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है। यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी, ये देखें, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक अब्जॉर्ब की है, लेकिन जब रिलीज कर रहा है तो इसने ज़्यादा की है, तो ये एक एक्सोथर्मिक है। लेकिन जो रिवर्सिबल होगा उसने जितनी अब्जॉर्ब की होगी उतनी रिलीज करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, कहते हैं जब कोई कीमियाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो रिएक्शन के बारे में हमें क्या बताता है? एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट एनर्जी निकल रही होती है। एक्सोथर्मिक कब होता है? जब बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो कहते हैं एक्सोथर्मिक कब होगा? याद रखिएगा, जब बॉन्ड्स बनते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, जब टूटते हैं तो उनको एनर्जी देनी पड़ती है। तो कहते हैं एक्सोथर्मिक कब होगा? जब वो टूटने के लिए इतनी एनर्जी इन्होंने अब्जॉर्ब ना की हो जितनी वो रिलीज करते हैं। तो ये कह रहे हैं रिएक्शन के दौरान टूटने वाले बॉन्ड्स बनने वाले बॉन्ड से कमजोर हों, कि जो बॉन्ड टूटे हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उन्होंने थोड़ी सी एनर्जी अब्जॉर्ब की और टूट गई हो। लेकिन जो हमारे पास बॉन्ड बन रहे हों वो बहुत ज़्यादा मजबूत हों, जब वो बने तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि जो बॉन्ड टूट रहे थे वो क्या होने चाहिए? वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी वो कम जज़ब करेंगे लेकिन खारिज ज़्यादा कर देंगे। अलिफ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाया जाता है तो सिस्टम का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है बच्चे? तो सिस्टम का दर्जा हरारत का मतलब है वहां पे एनर्जी रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और इंथैल्पी चेंज का आपने पता है साइन मुस्बत देखा था, कि जब एनर्जी जज़ब होती है वहां पे मुस्बत साइन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहाँ पे खारिज होती है तो वहां पे मनफी। ये टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि अगर सिस्टम का दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो मतलब वो कौन सा रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक है। और इंथैल्पी चेंज को एक्सोथर्मिक के लिए मनफी साइन से जाहिर किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन दाल आ जाएगा। आगे कहते हैं CH कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ओस बॉन्ड टूटने की एनर्जी 412 किलो जूल है। 10 दाल में से कौन सा रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है इन सबके करीब है? अब ये देखिए मुझे इसमें क्या है? CH4, एक कार्बन जो था वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच था। एक हाइड्रोजन इधर अटैच था, एक इस साइड पे, एक ऊपर और एक नीचे। 4 कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक अटैच था। अब क्या हुआ है? जब ये इसने एनर्जी जज़ब किया, उसने अपने चारों बॉन्ड्स तोड़े हैं और बाद में एक और नई चीज बनी, ठीक है। तो एनर्जी चेंज बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया होगा। इधर भी क्या है? चारों के चारों बॉन्ड टूटे हैं और नई चीज़ बनी है। इधर भी क्या आया है कि हमारे पास चारों बॉन्ड टूटे हैं,
लेकिन अगर देखें तो हमारे पास, अच्छा बे और दाल जो है ना, ये वाले दो ऑप्शन है वो सेम कर गया है हमारे पास एमसीक्यूज। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ एक बॉन्ड टूटा है कार्बन में से, ठीक है। एक कार्बन था, वो 4 बॉन्ड्स के साथ अटैच था, 4 हाइड्रोजन के साथ। उसने क्या किया है, 3 हाइड्रोजन उसी तरह से अटैच हुए हुए हैं, सिर्फ एक जो बॉन्ड है वो टूट गया है। मतलब अगर 4 अटैच थे तो उसमें से एक निकल गया, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो उसी तरह से अटैच हुए हुए हैं। अब एक बॉन्ड को मतलब इंथैल्पी चेंज इसका क्या आया होगा, जितना एक बॉन्ड टूटने की एनर्जी हुई होगी। मतलब 4 बॉन्ड थे, 3 वहीं पर हैं, एक ये वाला टूट गया है, ठीक है। अब ये तीन, एक टूटा तो मतलब एक टूटने के लिए कितनी एनर्जी उसको चाहिए होगी, फोर्स जितनी सी एच के इक्वल होगी, 412 के इक्वल। तो हम कहते हैं इसकी एनर्जी जो होगी वो 412 के इक्वल होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो ये बे और ये भी थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ये कर ले। ये ना हमारे पास बच्चे ये मिस्टेक है, बुक मिस्टेक हम इसको कह सकते हैं, या ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं। अगर किसी में एक बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूटने की एनर्जी इसके इक्वल थी 412 के। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, कहते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड टूटने की एनर्जीज जो है 146 और 496 है, ठीक है। 10 डालमी रिएक्शन में तब्दीली किलो जॉल में निकालें। कहते हैं आप बताओ किस में तब्दीली आएगी। बच्चे सिंपल सी चीज़ ये देखें, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड टूटे, मतलब इसने जो एनर्जी जज़ब की, 3 बॉन्ड टूटे। यहाँ पे टोटल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। 3 टूट रहे हैं, 4 बन रहे हैं, ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब एनर्जी ज़्यादा खारिज हो। मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। तो पहले तो वैल्यूज में देखें कौन सी नेगेटिव साइन के साथ है, ये वाली नेगेटिव साइन। तो मुझे पता चल गया कि अच्छा इंथैल्पी चेंज इसमें नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने कहा है कि एक्सोथर्मिक में इंथैल्पी चेंज को माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड से देख के बता सकती हूँ कि यहाँ पे 3 बॉन्ड टूट रहे थे, यहाँ पे 4 बन रहे हैं, तो एनर्जी खारिज हुई होगी, तो वो माइनस वाली आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं दरअसल में एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों वकूफ पजीर नहीं होता, कि आपके पास जो डायमंड है ये ग्रेफाइट में क्यों नहीं जाता। आपने ना कार्बन की आइसोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ी थी, कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट। कहते हैं डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में क्यों कन्वर्ट नहीं होता। कहते हैं इसलिए कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि डायमंड को ग्रेफाइट में जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। जो डायमंड होता है उसमें एनर्जी, जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ग्रेफाइट का आपको स्ट्रक्चर याद हो तो हमने कहा था रिंग स्ट्रक्चर होता है, इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं होती। लेकिन डायमंड में जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर या बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, फिर वो ग्रेफाइट में जाएगा। इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। आगे मुख्तलिफ सवाल आते हैं, इसको देखते हैं। कहते हैं इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज में क्या फ़र्क है। ये मैंने जब टॉपिक करवाया था उसमें से मैंने आपको इंडिकेट करवाया था कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है उसको इंथैल्पी कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो उसकी एनर्जी चेंज हो रही होती है उसको इंथैल्पी चेंज कहते हैं। अगर इसका आंसर देखें तो मैंने आपको इसका आंसर करवाया था कि हमारे पास क्या होती है, इंथैल्पी क्या है, किसी सिस्टम की टोटल हीट की मिकदार होती है। इंथैल्पी चेंज क्या होती है, जो किसी रिएक्शन के दौरान सिस्टम में खारिज हो रही होती है या दाखिल हो रही होती है, मतलब तब्दीली कितनी आ रही होती है, उसको इंथैल्पी चेंज कहते हैं। इंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट की मिकदार को कहते हैं। इंथैल्पी को एच से लिखते हैं और इंथैल्पी चेंज को किससे लिखते हैं, डेल्टा एच से लिखते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं हमारे पास बॉन्ड्स का टूटना एक एंडोथर्मिक अमल क्यों है। ये भी मैंने आपको इंडिकेट करवाया था। एंडोथर्मिक अमल इसलिए क्योंकि वहां पे एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर इसका आंसर यही है, टूटना एक एंडोथर्मिक है क्योंकि बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी दरकार होती है, ठीक है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं दर्जा रिएक्शन में रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट की वजाहत करें या साथ बनाएं। ट्रांजिशन स्टेट को शो करना। ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको बताया था जिसमें बॉन्ड्स टूट भी रहे होते हैं, ब्रेक भी हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं, जैसे सपोज करें यहाँ पे ए और बी का हमने मॉलिक्यूल लिया था, तो हमने कहा था यहाँ पे ए और ए के मॉलिक्यूल के दरमियान का बॉन्ड आपस में टूट भी रहा होता है और बी का टूट भी रहा होता है, साथ साथ बन भी रहा होता है। तो यहाँ पे आप ए और बी स्पेसिफाई ना करें, जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनको लिख दें और उसके अकॉर्डिंगली लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ किया हुआ है H2 और Cl, मतलब H का आपस में बॉन्ड टूट भी रहा है, Cl का भी टूट रहा है, साथ साथ बन भी रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये एरो का निशान आएगा, यहाँ पे भी एरो का, जैसे एग्जैक्टली वो मैंने ए और बी का आपको दिखाया ना वैसे ही आएगा, ठीक है। बस वहाँ पे ए की बजाय ए हाइड्रोजन बॉन्ड और क्लोरीन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी H लिख देंगे और यहाँ पे भी, और नीचे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का आपस का बॉन्ड टूट रहा होता है और साथ में क्लोरीन का बन रहा होता है, तो इसके आंसर यहाँ से लिख लें।
या फिर जो मैंने आपको अभी की बुक से दिखाया वो कर लें। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन आ जाएगा, कि दरमियान में इनके डॉटेड लाइन आ जाएंगे, ये बताएंगे कि हमारे पास बॉन्ड टूट भी रहा होता है और बन भी रहा होता है। तो या फिर आप इसको यहाँ पे ये कर लें, दरमियान में ये बॉक्स की फॉर्म में शो कर दे और एरो लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम देखें तो दो एक ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की प्रोफाइल्स बताएं जिनमें रिएक्शन एक दूसरे से ज़्यादा अपोजिट होते हैं। इसका टॉपिक भी मैंने इंडिकेट करवाया था, दिस वन, ये मैंने आपको इंडिकेट करवाया था। जब आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अगर आपको अगर इसका आंसर ये दिखाया जाए तो ये देखेंगे वही डायग्राम को शो कर रहा है। ठीक है, कि आपने कैटालिस्ट इस्तेमाल किया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो आप यहाँ पे यही वाली डायग्राम डिट्टो कॉपी ड्रॉ कर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे, जिसमें ग्लाइकोजन क्या काम करती है बच्चे। जो हम लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बेसिकली वो खुराक, वो खाना जो है वो किस फॉर्म में हमारे जिस्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये क्या रह के, ग्लाइकोजन जो है वो बेसिकली ग्लूकोज की ही बुनियादी ज़ख़ीरा शुदा शक्कर है, कि आपने जो खाना खाया होता है, जो ग्लूकोज होता है उसी को ज़ख़ीरा किया होता है, जिस समय कार्बोहाइड्रेट्स के ज़ख़ीरा के तौर पे काम करता है। जो हम लोगों ने खाना खाते हैं, रोटी मैंने खा ली, ज़्यादा खा ली, चावल खा लिए, अगर वो मैं ज़्यादा खा लेती हूँ तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ग्लाइकोजन में, जिसको बाद में एनर्जी तोड़ फोड़ के एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से कुछ हमारे पास एक्सरसाइज के और एमसीक्यूज थे। इन दो टॉपिक्स में से बच्चे स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।